अध्याय 431 संकट मंडरा रहा है लियो के दृष्टिकोण से। कोडेक्स के नवीनतम खुलासों पर कुछ समय तक चुपचाप विचार करने के बाद लियो अंततः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चार्ल्स की निगाहों से मिला। सम्राट की पिछली क्रूरता के पीछे असली मंशा को समझने के बाद उनका शुरुआती गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। खैर, मैं तुम्हें मुझे मौत के करीब तक पीटने के लिए धन्यवाद तो नहीं देने वाला, लियो ने रूखी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लियो ने कहा, और चार्ल्स ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ गर्मजोशी के साथ जवाब दिया, जो उनके जैसे व्यक्ति के लिए संभव सबसे उज्ज्वल मुस्कान थी। माफी के लिए धन्यवाद, बेटा। मुझे ऐसे लोगों के बीच रहना कभी पसंद नहीं आया जो छोटी छोटी बातों पर मन में बैर रखते हैं। वो कुछ पल के लिए रुका और उसकी आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई। एक सच्चा योद्धा अपनी नफरत को उन कारणों के लिए बचाकर रखना चाहिए जो वास्तव में मायने रखते हैं, न कि इस तरह के तुच्छ झगड़ों के लिए। लियो ने सहमति में चुपचाप सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। ताली बजाओ। चार्ल्स ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और गियर बदलने से पहले लियो को सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। मुझे लगता है कि संहिता ने आपको इरादे के क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कहा होगा, उसने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ पूछा। लियो ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, चार्ल्स ने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। तो हमारा अगला लक्ष्य स्पष्ट है। हमें आपसे आगामी मुकाबले से पहले हत्या के इरादे को उसके मूल रूप में देखने की क्षमता को अनलॉक करने की आवश्यकता है। उसने शब्दों को कुछ पल के लिए हवा में रहने दिया, फिर उसके होठों के कोने एक चौड़ी मुस्कान में बदल गए, एक ऐसी मुस्कान जिसे वो खुद भी रोक नहीं सका। क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप सिर्फ मजबूत ही नहीं होंगे, तुम उस वेर लड़के के लिए एक बुरे सपने की तरह बन जाओगे, एक ऐसी समस्या जिसका समाधान केवल प्रतिभा या ताकत से नहीं हो सकता, एक ऐसी समस्या जो हर स्तर को पार कर सकती है। लियो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसके सीने में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। खैर, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन मेरे पास भी एक छुपा हुआ तुरुप का पत्ता है, कुछ ऐसा जो हालात को थोड़ा बहुत संतुलित करने में मदद कर सके, लियो ने कहा, और उसने अपने स्टोरेज रिंग में हाथ डालकर सरपेंट्स वॉल्ट से बरामद किया हुआ जंग लगा हुआ हार निकाला। ये बेकार सी चीज क्या है? चार्ल्स ने पूछा जब लियो ने उसे हार दिया, लेकिन चार्ल्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उसे पता चला कि यह वास्तव में क्या है। सम्राट ने उत्साह से कहा, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव आ रहा था क्योंकि वह एक बच्चे की तरह खिलखिला रहा था और हंस रहा था। बुरा नहीं बेटा, इसे ठीक से चलाना सीखो और फिर तुम शायद किसी भी अलौकिक योद्धा को तुम्हें मारने में कड़ी चुनौती दे पाओगे, चार्ल्स ने लियो को हार वापस देते हुए कहा, और मन ही मन लियो के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलाकृतियों के प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए उसमें बदलाव किया। इसी बीच पास ही में जुपिटर सैन्य अड्डे पर, जब चार्ल्स और लियो जुपिटर सैन्य अड्डे के सुदूर कोने के पास सुलह कर रहे थे, तभी ब्लैक सरपेंट्स का एक एजेंट चुपके से एक अन्य पंथ सैनिक के वेश में सुविधा केंद्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड द्वारा लियो के सिर पर भारी इनाम घोषित किए जाने के बाद हजारों हत्यारे सक्रिय रूप से लियो का पीछा कर रहे थे, जिनमें से कई लड़के को मारने की तलाश में गुप्त रूप से पंथ में घुसपैठ करने में कामयाब रहे थे। शुरुआत में किसी को भी उसके ठिकाने के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था और लियो की तलाश में सभी लोग पंथ के नियंत्रण वाले कई ग्रहों पर बिखरे हुए थे। हालांकि जब से एगोन वेयर के खिलाफ उसकी लड़ाई के बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई, तब से कमांडर चार्ल्स द्वारा ग्रह जुपिटर पर उसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित किए जाने की खबरें धीरे धीरे सूचना बाजार में फैलने लगी। लगता है मुझे जो जानकारी मिली थी वो सच थी। मेरे आसपास हर जगह यहाँ के सभी सैनिक कमांडर चार्ल्स और अगले ड्रैगन कैंडिडेट लियो स्काईशेड के बारे में ही बात कर रहे हैं। हत्यारे ने मन ही मन उस पंथ और एक ऐसे बच्चे पर उनके अविश्वास का उपहास किया जो अभी मुश्किल से ग्रैंडमास्टर बना था। तुम लोग समझते नहीं हो, बुजुर्गों की परिषद ने शायद इस लड़ाई को इस जानकारी के साथ तय किया है कि लियो अगले 2 महीनों में पालौकिक स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे असमान स्तर के 2 योद्धाओं को आपस में लड़वा दें। जी हाँ, मैं अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा सकता हूं कि ऐसा ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि 1-2 सप्ताह में हमें स्काईशेड के आगे बढ़ने की खबर मिल जाएगी। अरे यार, इसके बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उम्मीदवार कितने साल के हैं? 23-24 साल के। ये तो ट्रांसेंडेंट स्तर के योद्धा बनने के लिए बहुत छोटे हैं। वे दोनों ही वाकई खास है। अरे वाह, एगोन वेयर इतना जवान है, मुझे तो पता ही नहीं था।
गश्त के दौरान पंथ के सैनिक आपस में बातचीत कर रहे थे और हत्यारा उनकी बातचीत सुनकर अस्वस्थ महसूस करने लगा। उन्हें उनकी दीवानगी या चापलूसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें इस बात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि लियो प्रतिभाशाली है, असाधारण है या सही परिस्थितियों में जन्मा कोई दैवीय चमत्कार है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ एक ही चीज में थी, लियो स्काईशेड के सिर पर रखा इनाम। और क्या उस सिर को उसके शरीर से अलग किया जा सकता था, इससे पहले कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। कदम कदम तभी पंथ के दो अधिकारी वहां से गुजरे। वे आपस में बेफिक्र होकर बातचीत कर रहे थे और उन्हें जरा भी शक नहीं था कि उनके बीच एक प्रशिक्षित हत्यारा घूम रहा है। मैंने सुना है कि कमांडर कल सुबह लियो को मुख्य प्रशिक्षण हॉल में ले जा रहे हैं। सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद थी कि हमें उसकी लाइव स्पैरिंग देखने को मिलेगी। मैंने सुना है कि वो चलते फिरते कमाल का है। इंटरनेट पर जो फुटेज है उससे तो बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल, लगता है कि आधे से ज्यादा लोग आने वाले हैं। अफवाह है कि कमांडर खुद उस लड़के से मुकाबला करने वाला है। माहौल बेहद रोमांचक होने वाला है। हत्यारे के कान खड़े हो गए और उसके कॉलर के अंदर छिपे मास्क के नीचे उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो कल सुबह तभी उस लड़के का पर्दाफाश हो जाएगा। एक बेहतरीन मौका। हड़ताल करने का इरादा नहीं है, नहीं, अभी नहीं। लेकिन लड़के पर नजर रखना और उस पर एक ट्रैकर मंत्र डालना जिससे भविष्य में उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार जब मैं तुम पर वो ट्रैकिंग मंत्र डाल दूंगा तो तुम्हें अकेले में कमजोर स्थिति में पकड़ने और तुम्हें खत्म करने में बस कुछ ही समय लगेगा। हत्यारे ने अपनी गर्दन पर उंगली से निशान बनाते हुए सोचा और फिर पास की एक अंधेरी गली में गायब हो गया। अध्याय 432 धीमी गति से क्षय, ट्विन फैंग ग्रह, ब्लैक सरपेंट्स मुख्यालय, एंटोनियो का दृष्टिकोण। डुप्रवेल के कार्यालय के अंदर का वातावरण सामान्य से अधिक भारी लग रहा था। एंटोनियो डुप्रवेल की सीट के बगल में बिना हिले डुले खड़ा था। उसकी मुठियां उसकी पीठ के पीछे कसकर भींची हुई थीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों के मांस में गड़े हुए थे और उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, समर्पण में नहीं बल्कि संयम में। उनकी निगाहें उनके सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठे व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। सार्वभौमिक सरकार के कमांडर एंट्रेल, शाही काले और सुनहरे कवच से सजे हुए। उनकी मुद्रा शिथिल थी। उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उनके आगमन के बाद से शायद ही बदली थी। मुझे मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूं, एंट्रेल ने शांत और तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। मुझे कभी खौफनाक माने जाने वाले डुप्रेविल नूना से कम थोड़ी सी गरिमा की उम्मीद थी। इसके बजाय मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो खुद पर थूके बिना मुश्किल से एक वाक्य भी बोल पाता है। डुप्रेवेल ने गले से एक कर्कश हंसी निकाली और झटके से अपना सिर झुकाया जिससे प्रकाश उसके टेढ़े जबड़े से टकराकर परावर्तित हो गया। तुम यहां आकर दस्तावेज मांग रहे हो? ठीक है, पहले मेरे बेटे को लाओ, फिर तुम दस्तावेज ले लो, वरना चले जाओ। उसने गुर्राते हुए अपनी हथेली कुर्सी के आर्मरेस्ट पर पटकी, जिससे एंटोनियो मन ही मन सहम गया। एंट्रेल हंसते हुए व्यंग्यपूर्ण ढंग से अपना सिर झुकाया। हाँ हाँ, वही शाश्वत सौदेबाजी। लेकिन आपके लिए अफसोस की बात है गिल्डमास्टर, मैं बंधकों का सौदा नहीं करता। वो बिल्कुल अलग विभाग है, और सच कहूं तो मुझे आपके बेटे की कोई परवाह नहीं है। एंटोनियो ने स्थिति को शांत करने की एक बार फिर कोशिश करते हुए थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। हालांकि उसके मुंह से निकला हर शब्द आग निगलने जैसा लग रहा था। कमांडर, हम प्रोटोकॉल में चूक स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने हमेशा की तरह पांडुलिपि की सफलतापूर्वक रक्षा की। पंथ के लोग भले ही करीब आ गए हों, लेकिन करीब आना कोई अपराध नहीं है। पांडुलिपि को छुआ तक नहीं गया, वो अभी भी सुरक्षित है। और क्या? एंट्रेल ने बीच वाक्य में ही उसकी बात काट दी और हाथ ऐसे हिलाया जैसे धूल झाड़ रहा हो। तुम्हें मेडल चाहिए, शाबाशी चाहिए। ओह सरपेंट्स, तुमने बस न्यूनतम काम किया, इसके लिए धन्यवाद। एंटोनियो ने नाक से लंबी सांस छोड़ी और अपनी आवाज में शांति का भाव लाने की कोशिश की। हम पहले से ही एक नए तिजोरी में निवेश कर रहे हैं। सुरक्षा की 3 गुना ज्यादा परतें, स्पेस सील और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। एंट्रेल ने उपहास उड़ाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस पांडुलिपि की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब आपकी नहीं रहेगी। एंटोनियो का जबड़ा फड़क उठा। वो चीखना चाहता था, उस आदमी को सबके सामने बेनकाब करना चाहता था, उसे याद दिलाना चाहता था कि ब्लैक सरपेंट्स ने उस स्क्रॉल को एंट्रेल के पद पर रहने से भी ज्यादा समय तक अपने पास रखा था। लेकिन सम्राट हो या ना हो, एंट्रेल सार्वभौमिक सरकार का एक अधिकारी था, और एंटोनियो सरकार के एक अधिकारी के खुले अपमान से होने वाले दुष्परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कम से कम अभी तो नहीं। और फिर भी एंट्रेल धीरे धीरे उठते हुए खिड़की की ओर आलस से कदम बढ़ाते हुए बोला,
मानो क्षितिज की प्रशंसा कर रहा हो। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी अक्षमता से नहीं, बल्कि तुम्हारे बदले हुए रूप से चिढ़ है, डुपरवेल। वो गिल्डमास्टर की ओर मुड़ा, उसकी मुस्कान कुछ ठंडी सी हो गई। एक समय था जब मैं तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था, एक दृढ़ निश्चयी योद्धा, सभ्य, गरिमा में। लेकिन अब खुद को देखो, तुम गुर्राते हो, तुम थूकते हो, तुम पिंजरे में बंद जानवर की तरह भौंकते हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पंथ ने लगभग वह पांडुलिपि चुरा ली थी। शायद तुमने घुसपैठिए को रोकने के बजाय उसे खाने की कोशिश की होगी। दुपरावेल गुर्राते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी आभा अनियमित रूप से चमक रही थी। लेकिन एंटोनियो तुरंत उसके सामने आ गया और गिल्डमास्टर की छाती पर मजबूती से हाथ रख दिया। गिल्डमास्टर, उसने धीमी आवाज में कहा, यहां नहीं। अगर हम यहां उससे लड़ेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। दुपरावेल गुर्राया, एक कोने में फंसे जानवर की तरह पीछे हटते हुए इधर उधर घूमने लगा। उसके अंग बेकाबू होकर फड़फड़ा रहे थे। एंट्रियल ने उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर मुस्कुराया, फिर उन दोनों की ओर मुड़ गया। तुम्हारे पास 2 दिन है, उसने हर शब्द को सटीक उच्चारण करते हुए कहा। 2 दिन? स्वेच्छा से दस्तावेज सौंप दो, वरना जब मैं सेना लेकर लौटूंगा तो युद्ध के मैदान में मेरा सामना करो। और यकीन मानो, तुम नहीं चाहोगे कि मैं यहां सेना लेकर आऊं। बिना कुछ और कहे वो मुड़ा और अपने अंगरक्षकों के साथ कार्यालय से बाहर निकल गया। उनके बूटों की आवाज पूरी तरह से मंद पड़ जाने के बाद ही एंटोनियो ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। उसका शरीर डर से नहीं बल्कि क्रोध से कांप रहा था। उसने डुपरवेल की ओर देखा, जो अपनी कुर्सी पर वापस गिर पड़ा था। उसके हाथ फड़फड़ा रहे थे, होंठ गुस्से से सिकुड़े हुए थे और वह धीमी आवाज में कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था। एंटोनियो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद छाई शांति में एक सच्चाई उसके दिमाग में रीढ़ की हड्डी में चाकू की तरह चुभने लगी। सर्पों के पास समय कम होता जा रहा था, और एक बार वो दस्तावेज खो गया तो वे ब्रह्मांड के किसी भी अन्य सामान्य संघ की तरह ही रह जाएंगे, सरकार के नियमों से बंधे होंगे और किसी भी विशेषाधिकार से वंचित होंगे। और एंटोनियो ऐसा होने देने से पहले मरना पसंद करेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक साधारण ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा ने हमें इतनी बुरी स्थिति में धकेल दिया है। लियो स्काईशेड, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें कभी न पकड़ पाऊं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मौत तुम्हारे लिए सिर्फ एक विलासिता होगी जिसके लिए तुम प्रार्थना तो करोगे लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाओगे। एंटोनियो ने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा। यूनिवर्सल गवर्नमेंट की ओर से दबाव का सामना करने वाले केवल ब्लैक सरपेंट्स के गिल्डमास्टर या वाइस गिल्डमास्टर ही नहीं थे। दबाव हर जगह था, गलियारों को संक्रमित कर रहा था, पंक्तियों के माध्यम से रिस रहा था और एक धीमे, अदृश्य विष की तरह हवा को दूषित कर रहा था। पंथ द्वारा की गई डकैती के प्रयास के बाद आम संघ के सदस्यों का मनोबल अभूतपूर्व रूप से गिर गया था। फुसफुसाहट अफवाहों में बदल गई, अफवाहें सुर्खियों में छा गईं, और सुर्खियां लोगों के जाने का कारण बन गईं। प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के शिकारी ट्विन फैंग ग्रह की सड़कों पर सूट पहने भेड़ियों की तरह मंडराते थे, अराजकता का फायदा उठाते हुए। सरपेंट प्रतिभाओं के सामने आकर्षक अनुबंध, प्रतिरक्षा खंड और स्थानांतरण पैकेज को सुनहरे चारे की तरह पेश करते थे। उन्हें इसे छिपाने की भी जरूरत नहीं थी। सार्वभौमिक सरकार द्वारा पंथ स्क्रॉल की वापसी की मांग की खबर पहले ही आधी आकाशगंगा में प्रसारित हो चुकी थी, और प्रतिद्वंद्वी भर्तीकर्ताओं द्वारा चलाए गए एक समन्वित दुष्प्रचार अभियान के कारण, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मध्य स्तरीय और उच्च श्रेणी के सरपेंट को ठीक ठीक पता हो कि दांव पर क्या लगा है, गिल्ड से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया था। पिछले 10 दिनों में ही 70,000 से अधिक उच्च स्तरीय सदस्यों ने दल बदल लिया है। युद्ध के अनुभवी सैनिक, सूचना विश्लेषक, तकनीकी विशेषज्ञ, संपत्ति प्रबंधक, वे पुरुष और महिलाएं जिन्होंने कभी सरपेंट्स के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, अब अधिक स्थिर गिल्डों की शरण में जा रहे हैं। ये संगठन के इतिहास में सबसे बड़ा पलायन था, और सबसे बुरी बात क्या है? इसमें धीमी गति के कोई संकेत नहीं दिखे। निकास द्वारों ने रिक्त स्थान उत्पन्न कर दिया। निर्वातों ने अस्थिरता उत्पन्न की, और अस्थिरता ने किसी भी बाहरी खतरे से कहीं अधिक भय उत्पन्न किया। ब्लैक सरपेंट्स की ताकत युद्ध के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक कारणों से कम हो रही थी। डेटाबेस से हर नाम हटाए जाने के साथ, हर क्लियरेंस बैज लौटाए जाने के साथ, ट्विन फैंग मुख्यालय की दीवारों पर एक संदेश उकेरा जा रहा था, जिसे कोई प्रतीक या जादू मिटा नहीं सकता था। कभी शक्तिशाली रही यह संस्था अंदर से ही ढह रही थी, और यद्यपि पंथ उस पांडुलिपि को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा, वे इससे कहीं अधिक विनाशकारी काम में सफल रहे। उन्होंने ही इस सिलसिलेवार प्रतिक्रिया को जन्म दिया था। उन्होंने ही पहली दरार डाली थी,
उन्होंने सर्पों को अंदर से बाहर तक धीरे धीरे और निर्दयतापूर्वक नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और इस प्रकार अंततः उन्होंने उस गिल्ड से बदला लेना शुरू कर दिया जिसने उनके पिछले ड्रैगन नोआ की हत्या कर दी थी। ये हिसाब किताब खून से नहीं बल्कि धीमी गति से होने वाले क्षय से लिखा जाएगा। अध्याय 433 एक चिंतित कैलित शाश्वत उद्यान। कैलित का क्षेत्र। केलित शाश्वत उद्यान की कोमल चांदी जैसी घास पर टहल रहा था। उसके नंगे पैर जमीन पर ऐसे फिसल रहे थे मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव न हो। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे ढीले ढंग से बंधे हुए थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत और संयमित था, जबकि ऊपर आकाश शाश्वत गोधूली की परतों से जगमगा रहा था जो कभी नहीं बदलती और कभी नहीं समाप्त होती। किसी और के लिए वो क्षण शांत, यहाँ तक कि निर्मल भी प्रतीत होता, लेकिन कैलित के लिए ये बस एक नियमित प्रक्रिया थी। कबूम अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उसके पीछे बिजली गिरी, जिससे एक पल के लिए ही अंतरिक्ष दो भागों में बंट गया। और फिर उसके पीछे एक आदमी प्रकट हुआ, जो एक घुटने के बल बैठ गया और उसके चारों ओर की रोशनी फीकी पड़ गई। आपने मुझे बुलाया था, पिताजी? उस व्यक्ति ने गहरी, स्थिर और स्पष्ट आवाज में पूछा। केलित धीरे से मुड़ा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसकी सुनहरी आंखें अपने बेटे के परिचित चेहरे से मिलीं। रेमंड, तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं, याद है ना? कैलित ने अपने बेटे को याद दिलाते हुए नरमी से कहा कि वो उसके सामने किसी अधीनस्थ की तरह न झुके। रेमंड बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उसका हावभाव सम्मानजनक था लेकिन कमजोर नहीं। उसकी निगाहें शांत सावधानी के साथ कैलित पर टिकी हुई थीं, क्योंकि यद्यपि उसके सामने खड़ा देवता अभी हानिरहित लग रहा था, रेमंड उस दिखावे से धोखा खाने की बजाय बेहतर जानता था। अपने पिता की सहनशीलता खत्म होने पर युद्ध में उनकी वास्तविक क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद रेमंड को यह अच्छी तरह पता था कि उनसे कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। मैंने आज आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि पंथ के भीतर कुछ नया घटनाक्रम हुआ है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। मेरे सूत्रों का कहना है कि एसेंशन का पंथ एक और ड्रैगन का नामकरण करने की कगार पर है, केलित ने कहना शुरू किया, जैसे ही उसकी निगाहें धीरे धीरे आकाश में घूमने लगी। सदियों में पहली बार उसकी भौहों के बीच एक स्पष्ट शिकन दिखाई देने लगी। मैं चाहता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द खत्म करने की तैयारी शुरू कर दें, उसने आगे कहा। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें कुछ तीखापन भी झलक रहा था। ऐसा ही होगा, पिताजी, रेमंड ने तुरंत जवाब दिया, अपना सिर एक बार फिर नीचे झुकाकर फिर से ऊपर उठाया, लेकिन इस बार वह जाने के लिए मुड़ा नहीं। केलित ने उसके हावभाव में हिचकिचाहट देखी और इंतजार किया। यह क्या है? उसने पूछा। उसे पहले से ही अपने बेटे के मन में सवाल पनपने का आभास हो गया था। अब रेमंड ने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आवाज पहले से धीमी थी। ये पंथ हमेशा ड्रैगनों के नामकरण करता रहता है। उनमें से कुछ कुछ वर्षों तक जीवित रहते हैं, कुछ तुरंत मर जाते हैं। हालांकि उनमें से किसी का भी कभी कोई महत्व नहीं रहा। यह वाला अलग क्यों है? आप मुझे व्यक्तिगत रूप से क्यों भेज रहे हैं? केलित ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर इस तरह सांस छोड़ी मानो उस प्रश्न ने ही उसके अंदर दबी कोई गहरी बात, कोई ऐसी बात जिसे वह जोर से कहना नहीं चाहता था, बाहर निकाल दी हो। क्योंकि इस बार मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो मैंने 2000 वर्षों से अधिक समय से नहीं देखा है। उसने अपनी आंखें फिर से खोलते हुए और ऊपर बादलों के पार देखते हुए कहा, मानो वो स्वयं ब्रह्मांड के ताने बाने की खोज कर रहा हो। आमतौर पर अरबों मनुष्यों से भरे ग्रह पर आपको शायद एक या दो ऐसे लोग मिल जाएं जिनका भाग्य का एक धागा उन्हें ब्रह्मांड के व्यापक प्रवाह से जोड़ता हो। ये दुर्लभ है, ये संभव है, लेकिन इस समय पंथ क्षेत्र में भाग्य के धागों की जो संख्या फैली हुई है वो बिल्कुल अलग बात है। वो एक पल के लिए रुका, उसका जबड़ा कस गया। मुझे भाग्य के समूह दिखाई दे रहे हैं, बुने जा रहे जाल, तारामंडलों में बन रहे पैटर्न, और वे सभी किसी चीज या किसी व्यक्ति की ओर अभिसरित हो रहे हैं। रेमंड की सांस अटक गई। उसका दिमाग अपने पिता द्वारा कही गई बात की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। केलित ने अपनी बात जारी रखी, अब उसकी आवाज धीमी हो गई थी। मैंने अपने पिता के समय के बाद से पंथ के क्षेत्र से इतनी सारी भाग्य की डोरियां निकलते हुए नहीं देखी है, और अगर यह सिलसिला फिर से लौट रहा है तो इसका मतलब है कि यह नया ड्रैगन अलग है। इसे पंथ ने नहीं चुना है, इसे ब्रह्मांड ने चुना है, और इसका मतलब है कि इस सिलसिले के पूरा होने से पहले इसे खत्म करना होगा। रेमंड ने धीरे से सिर हिलाया। अब वो इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा था। मिशन के भार को स्वीकार करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। केलित ने और कुछ नहीं कहा, उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। बगीचे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन माहौल बदल गया था। क्योंकि अगर कैलित सही थी तो ये सिर्फ एक और निशाना नहीं था,
ये किसी कहीं अधिक खतरनाक चीज की शुरुआत थी, ऐसी चीज जिसे जड़ पकड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। कुछ ऐसा जिसमें अतीत की बू आ रही थी। कबूम रेमंड उसी तरह से शाश्वत उद्यान से बाहर निकल गया जिस तरह से वो अंदर आया था, और कैलिथ को एक बार फिर अपने विचारों में खोया हुआ अकेला छोड़ दिया। कालहीन हत्यारे को फिर कभी भी समय के अंतराल में घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी संभावना को भी शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। कैलिथ ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका बेटा रेमंड इस मिशन में उसे निराश नहीं करेगा। इस बीच एगोन वेयर, हालांकि वेयर को आगामी लड़ाई में लियो स्काईशट को हराने की अपनी संभावनाओं पर बेहद भरोसा था, खासकर उनके बीच मौजूद स्तर के अंतर को देखते हुए, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि लड़ाई को एक तरफा परिणाम मान लेना सही नहीं होगा। सर्किट में लियो की प्रतिष्ठा किसी राक्षसी चीज से कम नहीं थी, और हालांकि एगोन अभी अभी पालौकिक क्षेत्र में पहुंचा था, वो अच्छी तरह से जानता था कि लियो के लिए 2 महीने का समय अंतर को कम करने और संभवतः उससे भी आगे निकलने के लिए पर्याप्त से अधिक था, और वेयर इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही कारण था कि अब भी वो खुले मैदान में बिना कमीज पहने, तलवारें खींचे, पसीने से तरबतर अपने टैटू वाले शरीर को समेटे खड़ा था, और चौथे एल्डर के साथ एक ऐसे अभ्यास सत्र में उलझा हुआ था जो बहुत पहले ही नियमित अभ्यास की सीमा को पार कर चुका था। खनकनाहट उनके हथियार एक बार फिर टकराए, धातु से धातु टकराने की गर्जना से पूरा प्रशिक्षण मैदान गूंज उठा, क्योंकि बड़े योद्धा के जुड़वां खंजर हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे नुकीले दांत मांस की तलाश में हो, जबकि वही की दोहरी लंबी तलवारें इतनी सफाई से वार कर रही थी कि उनमें सुधार की गुंजाइश लगभग न के बराबर थी। रफ्तार बेहद तेज थी, एक पल का भी विराम नहीं, एक सांस भी टलने का समय नहीं। हर मुठभेड़ एक दूसरे को परखने के मात्र प्रयास की तरह नहीं, बल्कि जान से मारने की वास्तविक कोशिश की तरह महसूस हो रही थी। और ये तथ्य कि एगोन, जिसने अभी अभी पालौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, 4 दशकों से अधिक समय से इस स्तर पर मौजूद एक व्यक्ति के खिलाफ इतनी सहजता से अपनी पकड़ बनाए रख सकता था, युवा योद्धा की भयावह क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। डुअल ब्लॉक पर घूमते समय आप अभी भी अपनी दाहिनी एड़ी को पर्याप्त गहराई तक नहीं रख रहे हैं, चौथे एल्डर ने स्विंग के बीच में बताया। उनका यह निर्देश वेयर को अपनी कमियों को दूर करने में मदद करने के लिए था। और जब तुम बाएं हाथ से लड़ने लगते हो, तब भी तुम अपने शरीर के केंद्र को असुरक्षित कर देते हो, वेयर ने जवाब दिया, नीचे की ओर किए गए वार को रोकते हुए और कंधे से धक्का देते हुए, जिससे बड़े मुक्केबाज का संतुलन लगभग बिगड़ गया। एक पल के लिए उस बूढ़े आदमी की आंखों में सच्ची खुशी की एक झलक दिखाई दी। तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो, उसने बुदबुदाते हुए कहा और फिर से हलचल भरी गति में गायब हो गया। वेर बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे पीछे चला गया। हवा दोनों के पीछे पीछे बह रही थी और उनकी परछाइयां टिमटिमाती हुई धुंधली छवियों की लकीरों से थोड़ी ही अधिक रह गईं। प्रहार करना, रोकना, चकमा देना, मुड़ना, किनारे हटना, लय निरंतर बनी रही, और इन सब के बावजूद वही का चेहरा शांत बना रहा, उसकी सांसें नियंत्रित रहीं और उसकी आंखें तेज रहीं। वो अब सिर्फ लड़ ही नहीं रहा था, वो अवलोकन कर रहा था, अनुकूलन कर रहा था, उन पहलुओं को और भी निखार रहा था जो पहले से ही काफी परिष्कृत थे। वो जानता था कि लियो की शैली क्रूर बल पर आधारित नहीं थी। उसने लियो के सर्किट मैच के टेप देखे थे और वह जानता था कि लियो अप्रत्याशित था और उसकी लड़ने की शैली भ्रम और भ्रामक चालों से भरी हुई थी। एक अनूठी शैली जो केवल शक्ति या सटीकता पर नहीं, बल्कि हेरफेर और धारणा पर आधारित है। और इसलिए वही ने खुद भी इस तरह की तरकीबें आजमाने की कोशिश की, साथ ही किसी भी अप्रत्याशित रणनीति को विफल करने के लिए रक्षात्मक दांवपेच भी तैयार किए। वो जानता था कि उसे तकनीकी पूर्णता की एक अचूक दीवार बनना होगा, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसकी संरचना इतनी त्रुटिहीन हो कि उसके सामने भ्रम भी ध्वस्त हो जाए, क्योंकि लियो जैसे व्यक्ति के खिलाफ जीतने का यही एकमात्र अचूक तरीका था। खनकनाहट, धक्का, पिवट, दरार। एक और बातचीत आपसी पीछे हटने के साथ समाप्त हुई। दोनों आदमी जोर जोर से सांस ले रहे थे, हालांकि कोई भी वास्तव में थका हुआ नहीं था। तुम बेहतर हो रहे हो, चौथे बुजुर्ग ने अंत में कहा और अपने खंजरों को थोड़ा नीचे करते हुए, मुंह बनाते हुए अपने कंधे को घुमाया। 4 दिन पहले मैं तुम्हें 20 चालों में ही खत्म कर देता, आज मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें 100 चालों में भी हरा पाऊंगा। वेया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से एक तलवार म्यान में डाली, फिर क्षितिज की ओर मुड़ा, जहां दूर आसमान में 2 चांद लटके हुए थे। मैं उसे कम आंकने का जोखिम नहीं उठा सकता, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में शेखी नहीं थी, लेकिन दृढ़ विश्वास झलक रहा था। हो सकता है वह मेरे जितना अच्छा ना हो, लेकिन तुम लोगों जितना बुरा भी नहीं है।
चौथे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर हिलाया और वेया के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, उसे कम मत समझो, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा श्रेय भी मत दो। आखिरकार तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली कोई नहीं है। अध्याय 434 बेसर जुक्टर मिलिट्री बेस। अगली सुबह लियो के दृष्टिकोण से। अगली सुबह लियो ने खुद को एक बार फिर चार्ल्स के खिलाफ मुकाबला करते हुए पाया, इस बार बेस की साधारण प्रशिक्षण सुविधा के भीतर, और दोनों को फिर से लड़ते देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। दर्शक ये देखने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थे कि पिछली क्रूर मुठभेड़ के बाद से लियो कितना अधिक मजबूत हो गया है, और उन्होंने जो दिखाया उससे वे निराश नहीं हुए, क्योंकि इतने कम समय में उनके सुधार ने दर्शकों में से कई लोगों को उत्साह से भर दिया। चार्ल्स, जो हमेशा की तरह एक शोमैन था, लियो के सामने खड़ा था। उसके कंधे पर एक जंग लगी हुई पाइपलाइन टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर शर्म का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वह उसे अपनी उंगलियों के बीच ऐसे घुमा रहा था जैसे वह कोई उत्कृष्ट ढंग से बनाई गई तलवार हो। पीछे मत हटना, लियो ने अपने कंधों को घुमाते हुए कहा और अपनी दोनों कटारों को उल्टी पकड़ में ले लिया। उसकी आंखें शांत तीव्रता के साथ चार्ल्स पर टिकी हुई थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस राउंड में दोनों हाथों का इस्तेमाल करूं या सिर्फ एक हाथ से ही करता रहूं? चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पाइप को थोड़ा सा लहराया, जिससे भीड़ में कुछ हंसी गूंज उठी। लियो ने शब्दों में जवाब नहीं दिया, उसने आगे की ओर झपट्टा मारकर जवाब दिया। दरार उनके पहले आक्रमण की गूंज गुंबद में गूंज उठी, जैसे धातु से धातु टकरा रही हो। लियो के खंजर तेजी से चाप बनाते हुए सटीक प्रहार कर रहे थे, जबकि चार्ल्स अपनी पाइप की विशाल पहुंच का उपयोग करते हुए लियो की गतिशीलता को नियंत्रित कर रहा था और व्यापक वार और धोखे से शक्तिशाली मुक्कों से पलटवार कर रहा था, जिससे लियो को हर बार दूरी कम करने की कोशिश करने पर पीछे हटना पड़ता था। लेकिन आज कुछ अलग था। जब भी लियो की भावनाएं उग्र होती थीं, चाहे वो किसी वार के बहुत करीब आने पर होने वाली झुंझलाहट हो या फिर किसी ऐसे सही क्रम को पूरा करने पर आने वाली मुस्कान जिस पर उसे गर्व हो, तो उसकी हरकतें अचानक तेज, तीखी और उसके वार भारी हो जाते थे, मानो उसका शरीर उन छिपे हुए भंडारों को खोल रहा हो जिनके अस्तित्व के बारे में उसे पता ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? ये वार पिछले वाले से कहीं ज्यादा जोरदार था। मैंने वही मुद्रा अपनाई, उतनी ही ताकत लगाई, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग था। जैसे ही उसने एक पैटर्न बनते हुए देखा, उसे यह एहसास हुआ। चाहे उसे किसी भी प्रकार की भावना महसूस हो रही हो, चाहे वह निराशा हो, खुशी हो, क्रोध हो, रक्तपात की इच्छा हो या फिर केवल दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जैसे जैसे वो अधिक भावुक होता जाता था, उसका शरीर अचानक अधिक मजबूत होता जाता था। कोडेक्स ने उसे कल ही सूचित कर दिया था कि ऐसा होगा। हालांकि लियो को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा, क्योंकि जब उसकी भावनाएं चरम पर पहुंचती हैं तो उसे अपनी प्रहार शक्ति में कम से कम 10-20% की वृद्धि महसूस होती है। बच्चे, तुम अपनी भावनाओं से ताकत हासिल कर रहे हो, है ना? चार्ल्स ने झूलते हुए बीच में ही भौं उठाते हुए पूछा। लियो ने इससे इनकार नहीं किया। मुझे लगता है, हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जितना ज्यादा मैं महसूस करता हूँ, उतना ही ज्यादा मैं अपने शरीर से बाहर निकाल पाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर भावना एक बूस्ट का काम करती है। गुस्सा, खुशी, लड़ाई की भूख, कुछ भी, यहां तक कि घबराहट भी। चार्ल्स मुस्कुराया। ऐसा तब होता है जब आप आभा के पहले चरण में महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उस बिंदु के बाद भावनाएं शक्ति को अनलॉक करने का एक उपकरण बन जाती है, ठीक उसी तरह जैसे माना वे एक ऐसी ऊर्जा बन जाते हैं जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, और यह आपकी शक्ति उत्पादन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। चार्ल्स ने समझाया, और खुद में भी वही परिणाम दोहराते हुए लियो को दिखाया कि वह भी ऐसा कर सकता है। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखकर आप अपनी ताकत में 1% से लेकर 50% तक की वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर बहुत अधिक निर्भर न रहें। आप जीवन के शुरुआती दौर में इसका जितना अधिक उपयोग करेंगे, बाद में आप इसके उतने ही आदी हो जाएंगे, जिससे इससे लाभ लेना और भी कठिन होता जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर और केवल खास मौकों पर ही करें। चार्ल्स ने चेतावनी दी, जिस पर लियो ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों लगातार लड़ते रहे, उनके हथियार बार बार टकराते रहे और लड़ाई और भी नाटकीय होती चली गई। लियो ने जोरदार हमलों से बचने के लिए छलांग लगाई, जबकि चार्ल्स ने न्यूनतम प्रयास से हमलों से बचते हुए अपना बचाव जारी रखा। दोनों इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि भीड़ में मौजूद केवल उच्च श्रेणी के सैनिक ही उनके अंगों की स्पष्ट गति को देख पा रहे थे। लेकिन फिर बातचीत के बीच में ही उन दोनों को इसका एहसास हुआ। एक सूक्ष्म उभार, वातावरण में एक व्यवधान। जैसे ही लाल रंग उनकी दृष्टि में अचानक प्रकट हुआ, एक सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में संदिग्ध प्रतीत हुआ। लियो की नजर एक पल के लिए इधर उधर घूमी और उसने उसे देख लिया।
एक विशिष्ट लाल आभा धुंध की तरह झिलमिलाती हुई दर्शक दीर्घा के बिल्कुल दाहिने किनारे पर खड़े दर्शकों में से एक के चारों ओर मंडरा रही थी। खून की प्यास। लियो ने मुकाबलों के दौरान खतरे का जायजा लेते हुए सोचा और अपनी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह असफल रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने किसी प्रकार का छलावरण उपकरण पहन रखा था। मुसीबत आ गई है, लियो ने सोचा और उसने चार्ल्स की ओर देखा, जो उसी लड़के को देख रहा था। उसके विपरीत चार्ल्स की इरादों के क्षेत्र पर महारत ने उसे उस अजनबी आदमी के चारों ओर जमा हुए खूनी लाल रंग से कहीं अधिक देखने की अनुमति दी। उसके विपरीत जिसने केवल आभा देखी, चार्ल्स इरादे को भी देख सकता था, और उसने उस व्यक्ति की स्थिति से उसकी गर्दन की ओर बढ़ती हुई एक तीखी लाल धमकी देखी, जो उस संभावित हत्यारे के सटीक मार्ग को दर्शाती थी, जिससे वो मौका मिलने पर उसे खत्म करने के लिए वार करने का इरादा रखता था। क्या तुमने वो देखा, बच्चे? चार्ल्स ने बिना कुछ बोले पूछा। उसकी आंखें पल भर के लिए हत्यारे की ओर घूमी और फिर बिना एक पल भी रुके लियो की ओर लौट आई। हाँ, मैंने किया, लियो ने हल्के से सिर हिलाकर संकेत को स्वीकार करते हुए चुपचाप जवाब दिया, क्योंकि उसी क्षण दोनों ने मिलकर तुरंत खतरे को खत्म करने का फैसला किया। स्विश। लियो ने एक खंजर हवा में उछाला और इससे पहले कि गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींच पाता, चार्ल्स ने अपने शरीर को तेजी से घुमाया और अपने हाथों में पकड़ी हुई पाइप को उछाले गए खंजर के हैंडल पर बेसबॉल बैट की तरह मारा, जिससे खंजर हत्यारे की गर्दन की ओर उड़ गया। खटखट कटार चांदी की एक लकीर में बदल गई, जो भयावह गति से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। धड़ाम। हत्यारे को इसका एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि हालांकि वह हिला, लेकिन वह इतनी तेजी से नहीं हिल पाया कि ब्लेड उसकी त्वचा को चीरता हुआ निकल गया और भीड़ में मौजूद लोग सिसकियां लेने लगे, जिनमें से किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, सिवाय उन 3 लोगों के जो इसमें शामिल थे। धत तेरे की, उन्होंने मेरा भेष पहचान लिया, हत्यारे ने सोचा और भागते हुए मुड़ गया, ये जानते हुए कि उसका भेष खुल चुका है। हालांकि दुर्भाग्यवश वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। इससे पहले कि वह 1 दर्जन कदम भी चल पाता, चार्ल्स पहले ही अपनी पिछली जगह से गायब हो चुका था। कोई आवाज नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं मिली, बस एक कटा हुआ सिर थोड़ी गंदी जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने भी यह नहीं देखा कि यह सब कैसे हुआ, यहां तक कि लियो को भी यह एहसास होने से पहले 2 बार पलकें झपकानी पड़ी कि बूढ़ा आदमी उसकी आंखों की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ गया था, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं देखा कि चार्ल्स ने उसे कैसे मारा, वह भी एक ऐसे पाइप से जिसमें कोई नुकीला किनारा नहीं था। लियो ने उलझन में बुदबुदाया, क्योंकि चार्ल्स शांति से उसके बगल में फिर से प्रकट हो गया। पाइप अभी भी उसके हाथ में था और उसके चेहरे पर फिर से वही सामान्य आलसी मुस्कान थी। बस एक घटिया नेक गुट का एजेंट है, चिंता की कोई बात नहीं है, उसने आश्वासन दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लियो मुश्किल से सुन पाया। क्योंकि लियो ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस लाश को घूरता रहा। क्योंकि उनकी तमाम तरक्की के बावजूद उन्होंने जितनी भी प्रगति की थी, उसे अब भी इस बात का एहसास था कि इस ब्रह्मांड के असली दिग्गजों के सामने वो एक चींटी जितना भी ताकतवर नहीं था। अध्याय 435। अविनाशी हार। हत्यारे वाली घटना के बाद चार्ल्स ने चुपचाप लियो के प्रशिक्षण को सैन्य अड्डे के भीतर एक सुरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, एक ऐसे क्षेत्र में जहां केवल कुछ विश्वसनीय कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन ये सिर्फ लियो की सुरक्षा के लिए नहीं था। चार्ल्स ने इस चाल का इस्तेमाल चारा बनाने के लिए किया और जानबूझकर बचे हुए हत्यारों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में खींच लाया, जिसकी वह 24 घंटे निगरानी करता था। अगले 2 दिनों में उसकी योजना कारगर साबित हुई, क्योंकि उसने पंथ के आंतरिक जांच से बच निकलने वाले धर्मी गुट के 4 और एजेंटों को मार गिराया। ये सरासर शर्मनाक है। अगर नेक गुट इतनी आसानी से पंथ के इलाके में घुसपैठ कर सकता है, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा एकदम बेकार है। चार्ल्स ने अपनी जांच प्रणाली में खामियों से बढ़ते हुए गुस्से में बुदबुदाया। अगली ही सुबह से उन्होंने सुधार अभियान शुरू कर दिया। सेना के भीतर एक विशेष इकाई को आदेश दिया गया था कि वह अड्डे पर तैनात प्रत्येक सैनिक की, चाहे उसका पद कुछ भी हो, पूरी तरह से पृष्ठभूमि जांच, अचानक स्क्रीनिंग और गहन क्रॉस सत्यापन प्रक्रियाएं संचालित करे। बढ़ते दबाव और लगातार निगरानी के कारण ब्लैक सरपेंट एजेंटों के लिए छिपना लगभग असंभव हो गया था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सेना ने 7 और हत्यारों को पकड़कर मार गिराया, क्योंकि शेष सैनिकों के बीच ये बात तेजी से फैल गई कि बाहरी लोगों ने उनके प्रिय ड्रैगन उम्मीदवार की हत्या करने के इरादे से अड्डे में घुसपैठ की थी, जिससे लगभग तुरंत ही भय और डर का माहौल छा गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे,
किसी भी तरह के असामान्य व्यवहार का जरा सा भी संकेत मिलते ही तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता था और 5 दिनों के भीतर घुसपैठ करने वाले अंतिम एजेंटों को भी बाहर निकाल लिया गया और उन्हें मार दिया गया। सर्पों के बीच ये संदेश तेजी से फैल गया कि पंथ में घुसपैठ करने का मतलब निश्चित रूप से मौत की सजा है, क्योंकि लियो के पास न केवल एक पूरी सेना उसकी रक्षा कर रही थी, बल्कि उसके पास 24 घंटे उसकी सुरक्षा के लिए एक सम्राट स्तरीय कमांडर भी तैनात था। पिछले 7 दिनों में लियो ने आभा पर महारत हासिल करने के अगले स्तर को पार करने के लिए अपने प्रयासों को केंद्रित किया। साथ ही साथ ब्लैक सरपेंट्स वॉल्ट से हाल ही में प्राप्त किए गए अजीब लेकिन शक्तिशाली खजाने पर महारत हासिल करने के लिए भी समय समर्पित किया। फिर भी चार्ल्स द्वारा इरादे की अवधारणा को सरल बनाने और इसे व्यवहार में उतारने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद लियो उस दिशा में लगभग कोई प्रगति नहीं कर सका, क्योंकि उस मायावी क्षेत्र की उसकी समझ उससे दूर ही रही। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर ही तैरती रही। लेकिन जहां इरादों के क्षेत्र में उनकी प्रगति स्थिर रही, वहीं हार के साथ उनके प्रशिक्षण में एक अलग तरह की सफलता सामने आई, क्योंकि जंग लगी चेन, जिसे उन्होंने कभी एक साधारण अवशेष माना था, ऐसे रहस्य उजागर करने लगी जो उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थे। जिसे उसने शुरू में एक साधारण रक्षात्मक उपकरण समझा था, जो गर्दन और ऊपरी छाती को निष्क्रिय सुरक्षा प्रदान करता था, वो कहीं अधिक उन्नत कार्य करने वाला निकला, क्योंकि इसकी निर्जीव सतह के नीचे एक गतिशील कवच प्रक्षेपण प्रणाली छिपी हुई थी, जिसे इच्छा अनुसार शरीर के किसी भी विशिष्ट भाग पर प्रकट करने के लिए सचेत रूप से निर्देशित किया जा सकता था। जब उसने इच्छाशक्ति से इसे अपनी गर्दन से अपनी बाईं भुजा पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया, तो कवच की सतह एक नियंत्रित तरलता के साथ बहने लगी, कंधे के जोड़ के पार नीचे की ओर लहरें बनाती हुई और जीवित धातु की तरह उसकी बाइसेप्स और अग्रबाहु की लंबाई के साथ सरकती हुई। अंत में उसकी हथेली और उंगलियों के चारों ओर लिपट गई और एक दस्ताने के रूप में कठोर हो गई, मानो वो हमेशा से वहीं का हिस्सा रही हो। गर्दन के निचले हिस्से से लेकर उंगलियों के सिरों तक का पूरा परिवर्तन लगभग 0.11 सेकंड में पूरा हो गया, जो इतना तेज समय है कि अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होगा। फिर भी इसे पूरी तरह से तात्कालिक नहीं माना जा सकता है, और निश्चित रूप से इतना तेज भी नहीं कि अगर उसका समय चूक जाता तो उसे बचाया जा सके। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, वो इसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था, एक ठंडी लहर जो तापमान में बदलाव की बजाय एक हल्के दबाव के रूप में दर्ज हुई, और यह गति शरीर के सभी क्षेत्रों पर लागू हुई, जिसकी यात्रा का समय दूरी द्वारा निर्धारित किया गया था। इसलिए जहां एक ओर उसकी बांह या ऊपरी धड़ को धकने में कुछ ही सेकंड लगते थे, वहीं कवच को उसके पैरों तक, शरीर के सबसे दूर के हिस्से तक खिसकाने में लगभग 0.22 सेकंड का समय लगता था, जो सुनने में नगण्य लगता था, लेकिन युद्ध के बीच में जहां 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ये तय कर सकता था कि कोई जीवित रहेगा या मर जाएगा, यह एक ऐसा विलंब था जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता थी। फिर भी मामूली विलंब को छोड़कर कवच की प्राथमिक मजबूती निर्विवाद थी। एक बार प्रकट होने के बाद इसे भेदा नहीं जा सकता था। एक बार लग जाने के बाद कोई भी हथियार, चाहे वो कितना भी तेज, फुर्तीला या मजबूत क्यों ना हो, उसे भेद नहीं सकता था। यहां तक कि चार्ल्स, जो कि स्पैरिंग के दौरान एक उच्च श्रेणी की तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, पूरी एकाग्रता और ताकत से प्रहार करने के बावजूद भी एक खरोंच तक नहीं छोड़ सका। धिक्कार है बेटे, ये कवच सचमुच अभेद्य है। अगर मैं भी इसे अपने हाथ में असली स्टील होने के बावजूद खरोंच नहीं सकता, चार्ल्स ने बड़बड़ाया। स्पष्ट रूप से इस खोज पर उसे हंसी भी आ रही थी और थोड़ी झुंझलाहट भी। लेकिन अजेयता की भी अपनी सीमाएं होती है। हालांकि यह कवच हर प्रकार के प्रवेश से होने वाले नुकसान को रोकता था, लेकिन ये कुंद बल से होने वाले आघात से बचाव नहीं कर पाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स किसी भी प्रहार की गतिज ऊर्जा प्लेटिंग से होकर नीचे की त्वचा तक पहुंच जाती है, जिसका मतलब ये था कि लियो सीने में भाले के वार से बिना किसी चोट के बच सकता था, लेकिन अगर वार काफी जोरदार होता तो दबाव के कारण उसकी पसलियां टूट सकती थीं। मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता कि यह सब कुछ रोक देगा। जिन चीजों से बचना जरूरी है उनसे बचना ही होगा। लियो को चार्ल्स के साथ एक परीक्षण के बाद एहसास हुआ, क्योंकि कवच की मजबूती का परीक्षण करते समय चार्ल्स के पूरे बल से किए गए एक प्रहार ने उसकी उंगलियों की हड्डियों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हालांकि कवच की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तभी लियो को एहसास हुआ कि अपनी तमाम शक्तियों के बावजूद ये कवच हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने वाला उपहार नहीं था। इससे वो दीवार नहीं बन सका, इससे वो टैंक नहीं बन सका। अगर हमले की ताकत बहुत ज्यादा हो तो इससे उसे बेहोश होने से नहीं रोका जा सका, लेकिन इससे वो मौत से बच सकता था, हत्या के प्रयासों से,
सटीक निशाने से चलाई गई गोलियों से, तीरों, तलवारों और विषैले खंजरों से, जिनका मकसद उसे पल भर में खत्म कर देना था। जब तक वो सही समय पर कवच पहनने का अभ्यास करता रहेगा, ठीक उसी क्षण में ठीक उसी जगह पर कवच रखने का अभ्यास करता रहेगा, तब तक ये कलाकृति उसे वो शक्ति प्रदान कर सकती है जो किसी भी प्रकार की शारीरिक शक्ति कभी नहीं दे सकती। और इसलिए लियो हर दिन बिना किसी रुकावट के प्रशिक्षण लेता था। उसने कवच को गति में, चकमा देते समय, हवा में घूमते समय और यहां तक कि फर्श पर लुढ़कते समय भी हिलाने का प्रशिक्षण लिया था। उसने इसे कठिन कोणों पर घुमाने का अभ्यास किया, इसे अपने कंधे से अपनी पीठ के निचले हिस्से तक, अपने कूल्हे से अपनी जांघ तक, अपने घुटने की हड्डी से अपनी जबड़े की रेखा तक ले जाने का अभ्यास किया, जब तक कि ये बदलाव उसकी मांसपेशियों की स्मृति में दूसरी प्रकृति की तरह समाहित नहीं हो गए। उन्होंने झिझक को कम करने, व्यर्थ के विचारों को समाप्त करने और सचेत प्रयास से अवचेतन प्रतिक्रिया में परिवर्तन लाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रशिक्षण लिया। वो झूलते हुए हथियार की ओर दौड़ता और कवच को सक्रिय करने से ठीक पहले आखिरी क्षण तक इंतजार करता, खुद को समय पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता, खुद को पलके न झपकाने के लिए मजबूर करता, खुद को यह विश्वास करने के लिए मजबूर करता कि उसे बचाने के लिए 0.2 सेकंड काफी है। उसने चार्ल्स को कुंद हथियारों से बार बार उस पर वार करने दिया, ताकि वह ये जान सके कि वह कितना वार सहन कर सकता है और अगर विकल्प मौत हो तो वह कितना दर्द सह सकता है। और इन सब के बीच लियो एक शांत निष्कर्ष पर पहुंचा। कवच एकदम सही नहीं था, इससे वो अमर नहीं हो गया, लेकिन इसने उसे सुरक्षा की एक ऐसी परत प्रदान की जो किसी और के पास नहीं थी। मौत के इतने करीब आने पर उसे थोड़ी सी सुरक्षा मिली। और उसके जैसे व्यक्ति के लिए, जो हमेशा शिकार किया जाएगा, हमेशा निशाना बनाया जाएगा, हमेशा संख्या में कम होगा और कम आंका जाएगा, ये किसी भी तलवार, भाले या पारंपरिक ढाल से कहीं अधिक मूल्यवान था जो उसे ब्रह्मांड में कहीं और मिल सकता था। अध्याय 436, अंतिम चेतावनी। लड़ाई से 40 दिन पहले, लियो के दृष्टिकोण से। शिंग शिंग स्किड प्रशिक्षण कक्ष में स्टील के तीखे टकराव की गूंज सुनाई दी, जब लियो ने सदियों बाद पहली बार डंपी के साथ अभ्यास किया। प्राचीन दलदली मेढक, अंततः उन 3 जेलों से मुक्त हो जाने के बाद, जिनसे चार्ल्स ने लियो से पुनर्मिलन से पहले उसे भागने का आदेश दिया था, स्पष्ट रूप से व्याकुल था। लंबे समय तक अलग रहने के कारण उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हालांकि इसके बावजूद उसने पूरी लगन से स्पार में खुद को झोंक दिया, क्योंकि वो 40 दिनों में व्यय के साथ होने वाले आगामी युद्ध के लिए अपने स्वामी पिता को तैयार करने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और उसने कुछ भी छिपाने से इनकार कर दिया। वेर की तरह डंपी भी एक उत्कृष्ट स्तर का योद्धा था, जो उसे इस बात का एक विश्वसनीय उदाहरण बनाता है कि लियो को वास्तविक लड़ाई में किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि डंपी और वेर दोनों ही उत्कृष्ट स्तर के योद्धा थे, लेकिन उनकी युद्ध शैलियां निश्चित रूप से एक दूसरे से बेहद अलग थीं। अनियमित, अमानवीय हरकतों, बिना किसी चेतावनी के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता और खतरनाक रूप से अम्लीय विष थूकने के साथ, डंपी ने एक अराजक और अप्रत्याशित युद्ध लय बनाई, जिसे किसी भी इंसान के लिए दोहराना असंभव था, और इसलिए लियो को व्यय का सामना करते समय इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि यह अभ्यास अमूल्य था। रिबिट, डंपी कर्कश स्वर में बोला, और पूरी ताकत से लियो पर फिर से हमला कर दिया। उसकी दोनों तलवारें हवा में लहरा रही थीं और उसका शरीर तेजी से फूल और सिकुड़ रहा था। आज नहीं, लियो ने सोचा, और स्टॉर्मफ्लैश ट्रेवर्स के साथ एक तरफ झपट्टा मारा, लेकिन डंपी की पहुंच बेकाबू और लचीली थी। मेढक ने एक हाथ कोड़े की तरह बढ़ाया और अपनी तलवार को लियो के खुले हुए पार्श्व भाग की ओर तेजी से ले आया। खटखट, तारानकन ठीक समय पर लियो की बाह के चारों ओर कवच की एक चमक दिखाई दी। अविनाशी हार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जैसे ही तलवार लियो के करीब आए, उसके अग्रभाग पर एक घुमावदार कवच प्लेट प्रकट हो गई। जैसा कि लॉर्ड फादर से उम्मीद थी, उनकी रक्षा वास्तव में अभेद्य है, डंपी ने प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि हमला सटीक लगा, कवच ने उसे बेअसर कर दिया। हालांकि लियो की प्रशंसा करने के बावजूद डंपी रुका नहीं। वो फिर से फैल गया, अपने फूले हुए शरीर का उपयोग करके हवा को विस्थापित किया और लियो को पीछे धकेल दिया, फिर तुरंत सिकुड़ गया और उसके पैरों की ओर हरे रंग का तेजाब थूक दिया। लियो ने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। हार फिर से सक्रिय हो गया और पिघली हुई धातु उसकी बूटों और टखनों पर दूसरी त्वचा की तरह बहने लगी, और ठीक उसी समय सख्त हो गई जब एसिड फर्श पर गिरा और ऊपर की ओर उछला। फुफकार, उसके सामने की टाइल से सरसराहट की आवाज आई और वो चटक गई, हालांकि कवच की बदौलत उसके अपने पैर अछूते रहे।
आज तो तुम सचमुच खून बहाने पर तुले हो, लियो ने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया और एक बार फिर युद्ध की मुद्रा में आ गया। रिबिट, डंपी ने एक तीखी युद्ध गर्जना की और तेजी से आगे की ओर घूमकर अपनी तलवारों से लगातार वार करने लगा। जैसे ही लियो ने अपने गले के हार का फिर से इस्तेमाल किया, बायां ब्लेड उसकी पसलियों की ओर बढ़ा। लियो ने एक चमकदार अग्रबाहु रक्षक बनाया जिसने कठोर धातुई झंझनाहट के साथ वार को अवशोषित कर लिया, जबकि साथ ही साथ अपने खंजर से दाईं ओर से आ रहे हमले को रोक दिया। शिंग धकेलना भावनाओं की शक्ति से बड़ी हुई अपनी पूरी ताकत से डंपी को पीछे धकेलते हुए, लियो ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने जूते से डंपी की खुली छाती पर प्रहार किया और मेढक के धड़ पर जोर से लात मारी। धड़ाम, डंपी कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और लियो ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए ब्लेड स्विच को सक्रिय कर दिया, जिससे वो मृगतृष्णा जैसी गति में गायब हो गया और फिर डंपी के पीछे फिर से प्रकट हो गया। लियो ने अपने पालतू जानवर के कंधे के नीचे के हिस्से पर वार किया, लेकिन हालांकि ब्लेड लगा, फिर भी इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि डंपी की अत्यधिक संक्षारक त्वचा के संपर्क में आने के बाद स्टील पिघल गया, जिससे केवल एक हल्का सा कट ही लगा। ये क्या बकवास है, लियो ने अविश्वास से बुदबुदाया, जब डंपी ने मुड़कर तलवार के वारों की बौछार से उसे पीछे धकेल दिया, और उस क्षण से लेकर अगले 40 मिनट तक चले उनके मुकाबले में लियो डंपी पर एक भी वार नहीं कर पाया। डंपी की हरकतें अस्वाभाविक और बेकाबू थीं, क्योंकि वह एक साधारण जानवर से जितनी उम्मीद की जाती है, उससे कहीं अधिक उच्च स्तर पर लड़ रहा था। बुरा नहीं है, ये जानवर लड़के का अच्छा रक्षक है, चार्ल्स ने सोचा, जब वो कमरे के दूर कोने में बैठा था और बड़े चाव से लड़ाई को देख रहा था। उसकी निगाहें युद्ध की कार्यवाही पर सावधानीपूर्वक टिकी हुई थीं, और वह दोनों पक्षों के लड़ाकों की ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रहा था। हालांकि वो इस बात से बहुत प्रभावित थे कि लियो एक उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कितनी अच्छी तरह से डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन वो डंपी की युद्ध कौशल से भी उतना ही प्रभावित थे। अपने स्वामी की तरह डंपी की युद्ध क्षमता भी असाधारण थी। हालांकि उसकी रक्षात्मक मुद्रा और आक्रमण शक्ति में कुछ स्पष्ट कमियां थीं, लेकिन शारीरिक शक्ति की कमी को उसने गति और अनुकूलन क्षमता से पूरा किया, क्योंकि एक मुकाबले में उस जानवर का सामना करना निस्संदेह एक बुरे सपने जैसा था। ये दोनों मिलकर एक दिन अजेय बन सकते हैं, चार्ल्स ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि अकेले ही दुश्मनों से भरे युद्ध क्षेत्र को तहस नहस करते हुए उन्हें देखने के विचार से ही वो कांप उठा। इस बीच रेमंड जुपिटर ग्रह की परिधि से कुछ ही दूर तैरते हुए कमांड शिप पर पहुंचा, जहां से उसने आगे स्थित पंथ के क्षेत्रों की जासूसी करने की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जगह पर ठीक से बैठ पाता, अचानक और असहनीय दबाव उसकी रीढ़ की हड्डी पर आ पड़ा। ऐसा महसूस हुआ मानो उसके आसपास की हवा ही घनी हो गई हो, जैसे अदृश्य बल की पट्टियां उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपट गई हों। उसकी सांस गले में अटक गई, उसके घुटने थोड़े से मुड़ गए, और एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यह अनुभूति शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति की थी, जो अधिकार और चेतावनी से भरी हुई थी। आप कैसे हैं, चाचा? रेमंड ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। ये शब्द उसकी पीठ पर पड़ रहे भारी दबाव के कारण जबरदस्ती निकले। वो सोरोन को देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसे महसूस कर सकता था कि कहीं बहुत नीचे से वे आंखें उसे घूर रही हैं। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह उससे कहीं अधिक गहरा था। एक स्टल ग्रह की सतह से कमांड शिप को भेदती हुई एक आध्यात्मिक दृष्टि, जो उसकी आत्मा में एक ठंडी फुसफुसाहट की तरह पहुंच रही थी। सोरोन का ध्यान पूरी तरह से एकाग्र था। रेमंड को ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर की इच्छा ने उसे ही चुन लिया हो, उसे एक शिकारी की निगाहों के नीचे जमे हुए शिकार की तरह स्थिर कर दिया हो, क्योंकि स्वयं एक सम्राट होने के बावजूद रेमंड अपनी उंगलियों की एक नस तक हिला नहीं पा रहा था। सोरोन की चेतावनी स्पष्ट थी, आगे मत बढ़ो। पंथ के क्षेत्रों की जासूसी करने या पंथ के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस मत करो, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। सांस फूलते हुए रेमंड ने खुद को संभाला और मुठियां भींच ली। सोरोन के आत्मिक दबाव से उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर नीचे नहीं झुकाया। मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मेरे पिता ने मुझे ड्रैगन को मारने का काम सौंपा है, और मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता, उसने हताशा और दृढ़ संकल्प से भरे हर शब्द में कहा। सोरोन ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आवाज नहीं थी, बस एक हल्की सी हंसी का एहसास था, धुंधला और दूर से आता हुआ, मानो किसी के चेहरे पर आई मुस्कान की हल्की सी झलक हो, जिसे देखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। प्राचीन देवता को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनका संदेश पहले ही पूरी तरह से पहुंचा दिया गया था।
जब तक रेमन सीमा के किनारे पर रहता, उसकी मौजूदगी बर्दाश्त की जाती, लेकिन जैसे ही वो पंथ के इलाके में झांकने, छानबीन करने या सीमा पार करने की कोशिश करता, सोरोन उसे खत्म करने के लिए कार्रवाई करता। ये रेमन के लिए आखिरी चेतावनी थी। अगली बार जब वो पंथ की दुनिया में झांकेगा तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। अध्याय 437 रुकी हुई प्रगति। लड़ाई से 30 दिन पहले लियो के दृष्टिकोण से। लड़ाई से 1 महीने पहले लियो को आखिरकार वास्तविकता का बोझ अपने ऊपर महसूस होने लगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज होती जा रही थी। हालांकि उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर कुछ मामूली सुधार किए थे, जिसका श्रेय आंशिक रूप से चार्ल्स के निरंतर मार्गदर्शन को जाता है, जिसने उनकी युद्ध तकनीक के कुछ पहलुओं को परिष्कृत करने और अक्षमता के कुछ क्षेत्रों को दूर करने में मदद की। लेकिन इरादे के क्षेत्र में जिस वास्तविक सफलता की उन्हें बेसब्री से तलाश थी, वो निराशाजनक रूप से उनकी पहुंच से बाहर रही। लाल रंग के अध्ययन में घंटों बिताने के बावजूद लियो किसी भी कीमत पर उस बाधा को पार नहीं कर सका जो उसे आभा पर महारत हासिल करने के अगले चरण से रोक रही थी। बेटे, मैं 100वीं बार कह रहा हूं, जो होना तय है वही होगा। ये चीजें किसी तय रास्ते या समय सारणी पर नहीं चलती, चार्ल्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट झुंझलाहट थी और वह अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए अपनी बढ़ती हुई कड़वाहट को दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या आप इरादा देखना चाहते हैं? तो आभा को देखते रहिए, गहराई से देखिए, फिर से देखिए, कुछ ऐसा ढूंढिए जो आपने पहले नहीं देखा हो। आप बस इतना ही कर सकते हैं, उन्होंने अपनी झुंझलाहट को मुश्किल से रोकते हुए कहा। इसलिए नहीं कि लियो सवाल पूछ रहा था, बल्कि इसलिए कि उनके पास वास्तव में कुछ नया बताने को नहीं था। लियो बेहतर स्पष्टीकरण और आगे बढ़ने का स्पष्ट रास्ता जानने के लिए हर दिन उसे परेशान कर रहा था, लेकिन चार्ल्स पहले ही वो सब कुछ साझा कर चुका था जो वह जानता था। हर सिद्धांत, हर किस्सा, उस रास्ते पर चलने के अपने अनुभव से मिली हर सीख। हालांकि सच्चाई यही थी कि इरादे को समझने का कोई गुप्त तरीका नहीं था, न ही कोई शॉर्टकट था। इरादे को समझने के लिए एक विशेष आभा के रंग की इतनी परिष्कृत, इतनी सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है कि अभ्यासकर्ता के भीतर कुछ बदल जाता है। यह एक जागृति थी, कोई मील का पत्थर नहीं, और यह मापने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं था कि कोई व्यक्ति उस पथ पर कहाँ खड़ा है। और यही बात चार्ल्स को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि वह ये भी नहीं बता सकता था कि लियो ने कितनी प्रगति की है या उसे अभी कितनी और आगे जाना है। उसके पास लड़के को देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं था, केवल धैर्य ही था, और उसे डर था कि दोनों तरफ से धैर्य भी खतरनाक रूप से कम होता जा रहा था। मुझे पता है कमांडर, मुझे पता है कि मुझे धैर्य रखना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी वर्तमान स्थिति में मेरे लिए ट्रांसेंडेंट टियर के किसी व्यक्ति का सामना करना असंभव है। लियो ने निराशा से भरी आवाज में बुदबुदाया, उसकी मुठियां उसके बगल में थोड़ी कसी हुई थीं। मैं डंपी के खिलाफ एक भी लड़ाई नहीं जीत सकता, सैकड़ों बार की स्पैरिंग में एक बार भी नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा टिक पाता हूँ, उसके बाद मुझे नीचे गिरा दिया जाता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि डंपी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता और उस तरह से नहीं लड़ता जैसे उसे लगाना चाहिए। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जबकि चार्ल्स ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि जानवर आमतौर पर समान स्तर के योद्धाओं से कमजोर होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शायद डंपी से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर मैं कमजोर प्रतिद्वंद्वी को भी नहीं हरा सकता, तो असली प्रतिद्वंद्वी के सामने मेरी क्या संभावना है? जैसे जैसे लियो पर सारा बोझ हावी होने लगा, उसकी आवाज तेज होती गई। उसका ऑरा इतना घना होता गया कि उसके चारों ओर की हवा एक गहरे मैरून कोहरे से ढक गई जो तनाव से भरा हुआ था। इस शापित इरादे को उजागर किए बिना, जिस एक चीज के बारे में आप बार बार कहते हैं कि इससे मुकाबला बराबरी का हो सकता है, मैं ये लड़ाई बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा कमांडर। मैं तो बस पूरे पंथ के सामने खुद को शर्मिंदा कर लूंगा, उसने कठोर स्वर में कहा। उसकी आंखों में बेबसी भरी क्रोध की आग थी। मुझे पता है कि तुम इस लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हो, बेटे। आखिर कौन नहीं चाहेगा? चार्ल्स ने कुछ देर रुककर जवाब दिया। उनकी आवाज स्थिर थी। उन्होंने गहरी सांस ली और लियो की आंखों में सीधे देखा। अरबों लोग देख रहे होंगे, सभी ड्रैगन उम्मीदवारों को लड़ते हुए देखने का इंतजार कर रहे होंगे, मानो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा तमाशा हो। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपके युद्ध कौशल को निखारने और लाल आभा के अध्ययन को जारी रखने के अलावा हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। आपकी माना ऊर्जा का प्रवाह अब तक मैंने आपकी उम्र के किसी भी व्यक्ति में इतना परिष्कृत नहीं देखा है। आपका आंतरिक प्रवाह अधिकांश पालौकिक स्तर के योद्धाओं से भी अधिक स्वच्छ है। भले ही आप अभी केवल एक ग्रैंड मास्टर हैं और आपकी माना ऊर्जा का उत्पादन भी कम नहीं है।
आपने अपने प्रशिक्षण के उस पहलू को अभी तक जितना आगे बढ़ाया जा सकता था उतना बढ़ा दिया है, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आप जल्द ही अपनी उच्चतम स्तर की उपलब्धि तक पहुंच जाएंगे। चार्ल्स ने संक्षिप्त और निर्णायक स्वर में अपनी बात जारी रखी। शारीरिक शक्ति की बात करें तो 30 दिनों में चमत्कारिक वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, हम इस पर काम कर सकते हैं, शायद 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3% सुधार ला सकते हैं, लेकिन लियो, सच कहें तो इससे लड़ाई तुम्हारे पक्ष में नहीं जाएगी। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक नई सिगरेट निकाली, उसे एक बार थपथपाया और फिर बड़ी आसानी से जला लिया। अब तो बस कौशल ही बचा है, उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, जैसे ही लौ नोक को छुई। लेकिन सच कहूं तो बेटे, मुझे अभी तुम्हारे दिमाग में और तकनीकें भरने का कोई मतलब नहीं दिखता, खासकर तब जब उसी समय का उपयोग इरादे को निखारने में किया जा सकता है। क्योंकि कौशल ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। वे आपको एक पल का समय दे सकते हैं, किसी घातक स्थिति से बचा सकते हैं या प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकते हैं, लेकिन इरादा ही युद्ध के प्रति आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। यह आपको लड़ाई के प्रवाह, गति, लय पर नियंत्रण देगा, और यही आने वाले खतरे से बचने का आपका एकमात्र वास्तविक मौका है। हाँ, मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि आप निराश हैं। मुझे पता है कि ऐसा लग रहा है कि हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यही हमारी सबसे अच्छी योजना है, और जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, हम बस इस प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले कोई समाधान निकल आए। चार्ल्स ने अपनी बात खत्म करते हुए एक बार फिर अपना स्पैरिंग पाइप उठाया और लियो को लड़ाई की मुद्रा में आने का इशारा किया। अध्याय 438, एक नई अवधारणा। लड़ाई से 14 दिन पहले लियो के दृष्टिकोण से 2 सप्ताह शेष थे, और हर गुजरते घंटे के साथ लियो का धैर्य और भी कम होता जा रहा था, जैसे कोई रस्सी टूटने की कगार पर पहुंच गई हो, और चाहे वो कितना भी शांत रहने की कोशिश करे, उसके किनारे उखड़ने लगते थे। वो चार्ल्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था, लेकिन चाहे वो कितनी ही बार मूल बातों पर वापस लौटता, चाहे वह लाल आभा की कितनी ही परतों का विश्लेषण करता या चार्ल्स की सतर्क निगरानी में कितने ही अभ्यास दोहराता, वो सफलता जिसकी उसे तलाश थी, हठपूर्वक उसकी पहुंच से बाहर रही। और इसलिए आज उन्होंने एक निर्णय लिया। अब उनके कार्यक्रम में युद्ध प्रशिक्षण का प्रभुत्व नहीं रहेगा। अब से लेकर मुकाबले के दिन तक वो अभ्यास का समय घटाकर प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं रखेगा, बस इतना ही कि उसकी सहज प्रवृत्ति कुंद न हो जाए, जबकि उसका बाकी समय उस एक चीज को समर्पित होगा जो अभी भी उससे दूर है। आभा पर महारत हासिल करना और अंततः इरादे की कल्पना करने के अगले चरण को अनलॉक करना। हर सुबह उसका प्रशिक्षण युद्ध कक्ष में चार्ल्स के सामने बैठकर शुरू होता था, जहां कमांडर उसे अध्ययन करने के लिए रक्त पिपासा के विभिन्न पैटर्न एक के बाद एक प्रदर्शित करता था, जिनमें से प्रत्येक रंग में सूक्ष्म रूप से भिन्न होता था लेकिन आकार में समान होता था। पहली नजर में खून खराबे की हर चीज लाल रंग की दिखती थी, हिंसा के रंग में डूबी हुई एक आभा, लेकिन जैसे जैसे लियो ने लंबे समय तक गहराई से देखा और उस लाल रंग के भीतर नाचते हुए बदलते रंगों को सूचीबद्ध करना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वो रंग स्थिर नहीं था। इसमें स्पंदन हुआ, इसमें उतार चढ़ाव आया, यह विकसित हुआ। समय के साथ एक समझने योग्य पैटर्न उभरने लगा, क्योंकि चार्ल्स ने अपने आंतरिक विचारों में आए बदलाव के बारे में मौखिक रूप से बात की। उसी समय उसके शरीर के आसपास के रंगों में भी बदलाव आया, जिससे लियो को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली कि वास्तव में क्या हो रहा था। पिछले 1 महीने से चार्ल्स का अवलोकन करने के बाद लियो कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में कामयाब रहा। सबसे पहले, किसी व्यक्ति के चारों ओर लाल आभा जितनी अधिक फैलती थी, उसकी हत्या करने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती थी। इतना तो आसान था, प्रहार करने की एक अस्पष्ट इच्छा की तरह एक कमजोर विचार शरीर के चारों ओर एक कोमल धुंध की तरह मुश्किल से ही झिलमिला उठा। लेकिन जब वही व्यक्ति सचमुच हत्या करने की मानसिकता में आ जाता है, जब कार्रवाई पर न केवल विचार किया जाता है बल्कि उसे अंजाम भी दिया जाता है, तो उसका प्रभाव बाहर की ओर फैलता है, व्यापक और भारी होता जाता है, यहाँ तक कि उसके आसपास की हवा भी उन लोगों के लिए घुटन भरी लगने लगती है जो इसकी उपस्थिति के आदी नहीं होते हैं। लियो ने इन सीमाओं को जल्दी पहचानना शुरू कर दिया और अपने मन में मोटे तौर पर मापदंड तय कर लिए। 1 फुट चौड़ा दायरा, कोरी कल्पना 5 फुट, वास्तविक इरादा 10 फुट, एक पक्का हत्यारा। लेकिन यह सिर्फ आकार की बात नहीं थी, छाया भी मायने रखती थी। जब कोई ऐसी चीज को मारने के बारे में कल्पना करता है जिसका उनके लिए कोई भावनात्मक महत्व नहीं होता है, जैसे कि तिलचट्टे को कुचलना या मुर्गी की गर्दन मरोड़ना, तो गहरा, मटमैला लाल रंग दिखाई देता है।
उन मामलों में ऊर्जा ठंडी और उदासीन महसूस हुई। लेकिन जब चार्ल्स ने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे कि किसी साथी या पूर्व शिक्षक की हत्या का अभिनय किया, तो उसके चारों ओर का लाल रंग बदल गया। वह और भी चमकीला हो गया, और भी जीवंत हो उठा, लगभग आग की तरह, मानो उसमें शोक, क्रोध या पश्चाताप जैसी कोई गहरी भावना समा गई हो। तभी लियो को समझ आया कि रक्तपात की प्रवृत्ति केवल मारने की इच्छा से ही नहीं, बल्कि कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें उस हत्या के पीछे की भावना भी शामिल है। और इसलिए उसने देखा, उसने सूची बनाई, उसने याद किया। चमकीला लाल, हल्का लाल, गुलाबी लाल, पीला लाल। प्रतिद्वंदी की ताकत के आधार पर आभा में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता था कि उस हत्या का मालिक के लिए क्या महत्व था। किसी कार्य के पीछे भावनात्मक भार जितना गहरा होता है, लाल रंग उतना ही चमकीला होता है। लक्ष्य जितना अधिक सामान्य या महत्वहीन होता था, वो उतना ही नीरस हो जाता था। अब ये सिर्फ हिंसा के बारे में नहीं था, यह अर्थ के बारे में था। और यह आभा की एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा थी जिसे उसने चार्ल्स का अध्ययन करने और उसके द्वारा प्रदर्शित आभा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में कई दिन बिताने के बाद ही सीखा था। उसी दिन बाद में लियो आंगन के किनारे सूखी मिट्टी के एक टुकड़े के पास बैठा था, अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाए हुए। वह एक अजीब सी तीव्रता के साथ जमीन को घूर रहा था। दो कीड़े, एक भरिंग और दूसरा एक छोटा सा मेंटिस, उसके नीचे आपस में भिड़ गए, एक छोटे से द्वंद्व युद्ध में उलझे हुए थे जो उनके लिए दुनिया का भार ढोता हुआ प्रतीत होता था, भले ही ऊपर की दुनिया मुश्किल से ही उनके अस्तित्व को स्वीकार करती हो। उनके पैर आपस में रगड़ खा रहे थे, उनके जबड़े टकरा रहे थे, उनके शरीर मुड़ रहे थे और बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे। और इस लड़ाई के बीच में ही लियो ने आखिरकार इसे देखा। लाल, इसकी एक धुंधली सी रूपरेखा, जो पहले तो एक झिलमिलाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी, प्रत्येक कीट के चारों ओर अनियमित विस्फोटों में एकत्रित होती गई, जो हर प्रहार के साथ और अधिक तीव्र होती गई। इससे वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि अब तक उसने केवल मनुष्यों के आसपास ही रक्त पिपासा को देखा था, और यह क्षण पहली बार था जब उसने एक जानवर में इसकी उपस्थिति देखी। फिर भी महज सदमे के बजाय ये दृश्य उनके लिए एक महत्वपूर्ण पुष्टि के रूप में काम आया, क्योंकि इसने उस सिद्धांत को मान्य कर दिया जिस पर उन्हें लंबे समय से संदेह था, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव के कारण उन्होंने इसे कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। ये सिद्धांत कि रक्तपात केवल मानवीय विशेषता नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक विशेषता है। यह न तो बुद्धिमानों का था, न दुष्टों का, न कुलीनों का, न प्रशिक्षितों का। मोनिका लेविंस्की का नया कदम, अपनी छवि को फिर से संवारने की रणनीति। हर्ब्यूटी कार्दशियन परिवार की वो लड़ाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रेनबेरीज ये बुद्धिमत्ता या संस्कृति की निशानी नहीं थी, ये सजीव जीवन का एक मूलभूत सत्य था। जीवित रहने की इच्छा, मारने की इच्छा, प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। ये प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान था, चाहे उसका रूप कैसा भी हो, चाहे उसके विचार कैसे भी हों। और उसी क्षण जब भरिंग ने मेंटिस की गर्दन को छेद दिया और उसके तड़पते हुए शरीर को पत्थर में एक दरार की ओर घसीटते हुए ले गया, तो लियो ने कुछ और गहरा देखा। भरिंग का लाल रंग बदल गया, मन से उज्ज्वल की ओर, दिनचर्या से सार्थकता की ओर, क्योंकि उस समय वो भरिंग केवल मार ही नहीं रहा था, वो भोजन कर रहा था, जी रहा था, जीत रहा था। और तभी लियो को सही मायने में समझ आया, रक्तपिपासा केवल मारने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उस हत्या के मायने का प्रतिबिंब थी। उस भरिंग के लिए इस शिकार का मतलब ये था कि अगले कुछ दिनों तक उसे और उसके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई इंसान उसी मेंटिस को मार डाले, तो शायद इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी हत्या के पीछे के इरादे को सही मायने में समझने के लिए मुझे ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति हत्या क्यों करता है। लियो को उस क्षण यह एहसास हुआ जब उसने आखिरकार उस महत्वपूर्ण तत्व को खोज निकाला जो इरादे को समझने की उसकी खोज में अब तक उससे छूट रहा था। चार्ल्स ने बार बार दोहराया था कि किसी भी कार्य के पीछे के कारण को समझना उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। फिर भी अब दो छोटे कीड़ों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद ही लियो को अंततः उस सलाह का सही अर्थ समझ में आया। भरिंग के लिए इस क्रिया के पीछे का कारण जीवित रहना था, भूख, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। हालांकि अगर उसने उसी तरह की हत्या करने का प्रयास किया, तो इसका कारण आकस्मिक झुंझलाहट के कारण हत्या करना या सिर्फ इसलिए हत्या करना हो सकता है क्योंकि वह बिना किसी परिणाम का सामना किए ऐसा कर सकता था। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि इरादे को उजागर करना केवल हत्या की क्रिया के बारे में नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपे अर्थ की गहराई के बारे में भी था। अगर अर्थ ही आभा को आकार देता है, तो मुझे सिर्फ रंगों से ज्यादा समझना होगा,
लियो ने धीरे से खुद से कहा। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गई। मुझे ये समझना होगा कि किसी को मारने की क्या कीमत होती है, उससे क्या मिलता है, उससे क्या छिन जाता है, तभी मेरा इरादा जाहिर होगा। अध्याय 439 मैच के नियम। लड़ाई से 10 दिन पहले प्रथम एल्डर के दृष्टिकोण से। लियो और एगोन वेयर के बीच लड़ाई की घोषणा के बाद एल्डर काउंसिल को आयोजन स्थल, नियम, रेफरी, टिकट की कीमत और इस तरह के आयोजन से जुड़ी हर दूसरी रसद संबंधी चिंताओं को अंतिम रूप देने में 46 दिन लगे। ये देरी मुख्य रूप से दोनों पक्षों की समझौता करने या दूसरे पक्ष के साथ उचित संवाद करने की अनिच्छा के कारण हुई, क्योंकि पिछली परिषद की बैठक के बाद हुए अपने बड़े आंतरिक झगड़े के बाद कोई भी पक्ष कमजोर या हार मानने वाला नहीं दिखना चाहता था। हर बुजुर्ग व्यक्ति व्यवहारिक क्रियान्वयन की बजाय व्यक्तिगत गौरव को प्राथमिकता देता था, जिसके चलते सबसे सरल निर्णय भी व्यापक बहस में बदल जाते थे और उन्हें पारित होने से पहले दर्जनों स्पष्टीकरण और संशोधन की आवश्यकता होती थी। आयोजन स्थल को प्राथमिकता दी गई। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः मैच को ग्रह तृतीया पर आयोजित करने की मंजूरी मिल गई, क्योंकि इसमें पूरे पंथ क्षेत्र का सबसे बड़ा दर्शक दीर्घा था, ड्रैगन लुईस हैमिल्टन एरिना, जिसका नाम पंथ के दूसरे ड्रैगन सर लुईस हैमिल्टन के सम्मान में रखा गया था। स्वाभाविक रूप से हर कोई इससे खुश नहीं था। अधिकांश बुजुर्ग चाहते थे कि लड़ाई उनके अधिकार क्षेत्र वाले किसी ग्रह पर आयोजित हो, और कई लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक टिप्पणियों और छिपी हुई धमकियों से भरे आधिकारिक पत्रों के माध्यम से इस निर्णय का खुलकर विरोध किया। लेकिन अंत में आकार और तटस्थता की जीत हुई और तृतीया को आधिकारिक स्थल के रूप में चुना गया। लड़ाई के नियमों ने और भी अधिक तनाव पैदा कर दिया। कुछ वरिष्ठ अधिकारी लड़ाई में और अधिक रोमांच लाने के लिए अप्रत्याशित भूभाग वाला एक विशेष रूप से निर्मित युद्ध क्षेत्र चाहते थे। वहीं कुछ अन्य लोगों ने लकवाग्रस्त करने वाले जहरों की अनुमति देने का तर्क दिया और सुझाव दिया कि लियो को हर संभव विकल्प दिया जाए, यदि उसमें स्पष्ट रूप से जीतने की शक्ति न हो। लेकिन अंततः ऐसे भत्ते देने से इनकार कर दिया गया। ये तय किया गया कि मुकाबला मानक यूनिवर्सल सर्किट नियमों के तहत एक समतल, गोलाकार रेत के मैदान पर आयोजित किया जाएगा। कोई जहर नहीं, भूभाग में कोई हेरफेर नहीं, दो लड़ाकों के बीच एक शुद्ध, अपरिवर्तित द्वंद्व, जिसका फैसला पूरी तरह से उनके कौशल, ताकत और हथियार चलाने की महारत के आधार पर होगा। हालांकि निर्णायक रेफरी का चयन करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। पंथ की सेना में सेवारत एक वरिष्ठ सैनिक, कैप्टन मैक्स वर्स्टैपेन को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। निष्पक्षता और युद्ध क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा ने उन्हें एक ऐसा दुर्लभ उम्मीदवार बना दिया, जिसका दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से सम्मान और भय दोनों ही था। किसी भी वरिष्ठ नेता ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति नहीं जताई, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। चर्चा का अंतिम और सबसे विवादास्पद मुद्दा टिकटों की कीमत थी। सभी लोग इसके वित्तीय निहितार्थों को समझते थे। इतने बड़े पैमाने के मुकाबले से उत्पन्न होने वाला राजस्व निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा, और चूंकि ग्रह तिथिया प्रथम एल्डर के अधिकार क्षेत्र में आता था, इसलिए यह मान लिया गया था कि सारी आय उन्हीं के पास जाएगी। स्वाभाविक रूप से अन्य बुजुर्गों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने समावेशिता के नेक विचार की आड़ में लड़ाई को जनता के लिए निःशुल्क करने की मांग की, लेकिन प्रथम बुजुर्ग जानते थे कि यह राजस्व हिस्सेदारी से बचने की एक रणनीतिक चाल के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा इसे मुफ्त करना न केवल अव्यावहारिक था बल्कि खतरनाक भी। इस मुकाबले ने जिस तरह का उत्साह पैदा किया था, उसे देखते हुए खुली प्रवेश नीति से अराजकता, भगदड़, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र और अखाड़े में दंगे भड़कने की पूरी संभावना थी। और इस प्रकार एक समझौता हो गया। टिकटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रति व्यक्ति एक चांदी के सिक्के की मामूली कीमत पर बेची जाएंगी, और भीड़ में अनुशासन बनाए रखने के लिए बूथों का सख्त प्रबंधन किया जाएगा। टिकटों का आवंटन प्रत्येक ग्रह की पंथ जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, और पंथ क्षेत्र के भीतर प्रत्येक सेक्टर में टिकट बूथ खोले जाएंगे। यह निष्पक्षता, सुरक्षा और लाभ के बीच एक नाजुक संतुलन था, क्योंकि आम लोगों का ड्रैगन में इतना विश्वास था कि अगर इसे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाए तो एक टिकट की कीमत 50,000 सोने के सिक्कों से भी अधिक हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैच की घोषणा पर आम लोगों की प्रतिक्रिया तत्काल और जबरदस्त थी। नियमों और टिकटों की कीमतों की सार्वजनिक घोषणा होते ही पंथ के नियंत्रण वाले प्रत्येक ग्रह की सड़कों पर अराजकता फैल गई। टिकट बूथों के 48 घंटे बाद खुलने के निर्धारित समय के बावजूद हजारों नागरिक कतार में जगह पाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि वे अगले ड्रैगन के राज्याभिषेक के क्षण को देखने का अपना एकमात्र मौका गंवाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। धनी व्यापारियों ने अपनी दुकानें छोड़ दी, गरीब मजदूरों ने अपने औजार छोड़ दिए, यहां तक कि विकलांग लोग भी व्हीलचेयर पर सवार होकर आए,
कीचड़ भरे पत्थरों पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि वे अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण इस ऐतिहासिक क्षण को खोना नहीं चाहते थे। भिखारियों ने अपने आखिरी चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करते हुए चुनौती भरे लहजे में ये कसम खाई कि अगर उन्हें ये लड़ाई देखने को मिल जाए तो वे 1 महीने तक भूखे रहेंगे या खुशी खुशी मर भी जाएंगे, क्योंकि हालांकि उनके लिए एक चांदी का सिक्का बहुत बड़ी रकम थी, फिर भी उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए इसे खर्च कर दिया। पहली बार उस पंथ के भीतर सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं रह गया था। अब वहां न तो कोई कुलीन वर्ग था और न ही कोई किसान, केवल अगले ड्रैगन की किंवदंती में विश्वास करने वाले लोग थे, जिनमें से प्रत्येक प्राचीन भविष्यवाणी को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखने के साझा जुनून से प्रेरित था। नौकरियां भुला दी गईं, भोजन छूट गया और सैकड़ों परिवार इंतजार करते रह गए, क्योंकि इस बार इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। घोषणा के महज 2 घंटे के भीतर ही टिकटों की कतारें इतनी तेजी से बढ़ गईं कि बूथ क्षेत्रों के बाहर के सार्वजनिक चौक मानव दीवारों में बदल गए, जो हताश लोगों और अराजक ऊर्जा से भर गए थे। सड़कें अवरुद्ध हो गईं, दुकानें बंद हो गईं, परिवहन केंद्र ठप हो गए। रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई और उसकी जगह एक खामोश बेचैनी ने ले ली जो शहरों में दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। हालात बेकाबू होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। पुलिस के सायरन बजने लगे और लाठी लिए हुए पुलिसकर्मी सार्वजनिक अवरोध और नागरिक अशांति कानूनों का हवाला देते हुए सभाओं को तितर-बितर करने के इरादे से अंदर घुस आए। लेकिन लोग अडिग रहे। बूढ़े लोग अपनी छड़ियों को भाले की तरह कसकर पकड़े हुए थे, हिलने से इनकार कर रहे थे। कुछ खुलेआम रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे ही पल का इंतजार किया है, चाहे पुलिस उनकी खोपड़ी तोड़ दे या उन्हें जेल में डाल दे, वे रेंगते हुए वापस आ जाएंगे, सिर्फ अगले ड्रैगन के राज्याभिषेक को देखने के लिए। माताएं अपने बच्चों को पीठ पर बांधे खड़ी थीं। किशोर मीलों दौड़ने के बाद नंगे पैर खड़े थे। पूर्व सैनिक एक दूसरे को सलामी दे रहे थे, किसी जनरल के लिए नहीं, बल्कि अगले ड्रैगन को युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से देखने की आशा में सावधान मुद्रा में खड़े थे। और अंत में आत्मसमर्पण करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि पुलिस थी। इतनी बड़ी भीड़ का सामना करते हुए जिसे नियंत्रित करना असंभव था और इतनी एकजुटता के साथ जिसे डराना भी असंभव था, वे पीछे हट गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जबकि शहर के अधिकारी वैकल्पिक रणनीतियों की तलाश में जुट गए। कतारों को भंग करने के बजाय उन्हें निर्देशित करने के लिए अस्थायी अवरोध खड़े किए गए और लोगों को गर्मी में बेहोश होने से बचाने के लिए आपातकालीन जल स्टेशन तैनात किए गए। पंथ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक ग्रह पर यही दृश्य देखने को मिला। ग्रह गैंटोर की बर्फीली खनन बस्तियों से लेकर ग्रह जियान प्राइम के उपजाऊ व्यापारिक बंदरगाहों तक, हर बूथ अब लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। हर कोई सर लुइस हैमिल्टन एरिना में इतिहास रचे जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का मौका छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह वो क्षण था जिसने एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया। वो क्षण जिसके बाद पंथ का अपने नए ड्रैगन के लिए 32 साल का लंबा इंतजार आखिरकार समाप्त हो जाएगा। अध्याय 440। एगोन वेयर की बढ़ती शक्ति। पहाड़ों के बीच छिपे एक गुप्त प्रशिक्षण मैदान में, चौथे एल्डर के दृष्टिकोण से, लड़ाई से 7 दिन पहले। हॉन्फना वेयर का शरीर सिर से पैर तक पसीने से भीगा हुआ था। उसके नंगे कंधों से भाप निकल रही थी, मानो उसका खून अंदर ही अंदर उबल रहा हो और समान मात्रा में गर्मी और परिश्रम विकीर्ण कर रहा हो। प्रशिक्षण मैदान को घेरने वाले ऊंचे पहाड़ों पर दर्जनों असफल प्रयासों के निशान थे। पत्थर में खुदी हुई खाया, पूरी की पूरी चोटियां समतल हो गई थीं और झटकों से दीवारों पर काले झुलसे हुए निशान बिखरे हुए थे, जो उन्हें भंगुर खोलों की तरह तोड़ चुके थे। हालांकि वेयर के चेहरे पर दिख रहे एकाग्रता के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस सफलता की वे तलाश कर रहे थे, वो अभी भी उनसे दूर ही थी। वेयर स्थिर खड़ा था, हाथ में तलवार लिए, सिर थोड़ा नीचे झुकाए, सामने वाले अगले पर्वत को घूरता हुआ। उसकी निगाहें तीक्ष्ण और अविचलित थीं। चारों ओर बिखरी चोटियों के विपरीत ये चोटी अभी भी पूरी तरह से सही सलामत खड़ी थी, मानो उसे फिर से कोशिश करने की चुनौती दे रही हो। पिछले 30 दिनों से वही ने खुद को पूरी तरह से मोनाक टिया के तहत पंथ की सबसे विनाशकारी आक्रमण तकनीक, जिसे फाइनल स्लैश के नाम से जाना जाता है, में महारत हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया था। एक ऐसी भयावह शक्ति वाली चाल जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पहाड़ों को चीर सकती है और पर्याप्त मात्रा से चार्ज होने पर पृथ्वी को भी फाड़ सकती है। चौथे बुजुर्ग ने देखा था कि लड़का इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उन्होंने भयंकर तूफानों के बीच प्रशिक्षण लिया, भूखमरी की पीड़ा को नजरअंदाज किया और हड्डियों को चीर देने वाली थकावट के बावजूद आगे बढ़ते रहे, जो अधिकांश पुरुषों को पनगु बना देती।
वेयर ने मानवीय सहनशक्ति की चरम सीमा को पार कर लिया था और इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए भयावह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा, जो क्रूर और सीखने में कठिन दोनों थी। ऊर्जा नियंत्रण या रिलीज के कोण में थोड़ी सी भी चूक विनाशकारी परिणाम दे सकती है, स्नायुबंधन का फटना, मांसपेशियों का टूटना या इससे भी बदतर। और फिर भी खतरे के बावजूद वेयर ने हर प्रयास में आगे बढ़ना जारी रखा। उसके आखिरी वार ने पहाड़ की सतह पर एक गहरी दरार पैदा कर दी थी, जिससे वह लगभग 2 हिस्सों में बंट गया था। लेकिन अंतिम क्षण में वह रुक गया, मानो जल्लाद की पुकार से ठीक 1 इंच पहले तलवार ठहर गई हो। लेकिन अब हालात अलग थे। इस बार वही की उंगलियां अपनी तलवार के मूठ पर कस गईं और उसके आसपास का वातावरण घना हो गया, एक ठंडी तीक्ष्णता के साथ कंपन करने लगा जिसने चौथे एल्डर की अनुभवी त्वचा को भी चेतावनी के रूप में झंझना दिया। वेर के पैरों के नीचे से आध्यात्मिक दबाव की एक लहर फूट पड़ी, जो धरती में समाई हुई धड़कन की तरह बाहर की ओर फैल गई। इस बदलाव को भांपते हुए बुजुर्ग ने सहज ही एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि उनके सीने में बेचैनी सी छा गई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका गला सिकुड़ गया, चिंता और आशंका के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार लड़का करीब है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, चौथे एल्डर ने सोचा, और वेया के शरीर को चमकदार चांदी जैसी रोशनी से जगमगाते हुए ध्यान से देखा। वो चमक इतनी तीव्र थी कि उसने उसके पूरे शरीर को दीप्तिमान प्रकाश से ढक लिया, जबकि हजारों मानव कण उसके चारों ओर अव्यवस्थित, लगभग श्रद्धापूर्ण सामंजस्य में घूम रहे थे। उसके हाथ में मौजूद तलवार कांपने लगी, इसलिए नहीं कि वो खुद कांप रहा था, बल्कि इसलिए कि हथियार खुद वही की कुंडलित ऊर्जा को समाहित करने में असमर्थ था, मानो वह भी मुक्ति के क्षण की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर तर्क से परे एक सहजता के साथ वेया गायब हो गया। एक तेज रोशनी से आसमान छट गया और वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति पहाड़ के सामने हवा में फिर से प्रकट हुआ। दोनों हाथों से अपनी तलवार की मूठ को पकड़े हुए उसने उसे एक त्रुटिहीन तिरछे चाप में नीचे की ओर लाया। स्लैश उसके सामने का पहाड़ नहीं फटा, मानो एक पल के लिए वह अछूता प्रतीत हुआ हो। सन्नाटा ऐसे खींच रहा था जैसे कोई सांस बहुत देर तक रोकी गई हो। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों बाद पहाड़ की सतह पर एक बिल्कुल सीधी तिरछी रेखा दिखाई दी, जिसका ऊपरी आधा हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा, एक शांत गड़गड़ाहट के साथ नीचे और बगल की ओर सरकने लगा, मानो वो कागज के अलावा कुछ भी न हो। गड़गड़ाहट सटीकता बेजोड़ थी, गहराई विस्मयकारी थी। और फिर भी यह अभी खत्म नहीं हुआ था। हमले से उत्पन्न अवशिष्ट ऊर्जा पहले तो किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नग्न आंखों से अदृश्य रूप से ऊपर की ओर बढ़ती रही, लेकिन जैसे ही यह बहुत ऊपर बादलों तक पहुंची, आकाश ने प्रतिक्रिया दी। धमाका भूकंप के बाद आए झटकों की ताकत से बादल चीर उठे और आसमान में एक भीषण विस्फोट की आवाज गूंज उठी। 2 मील चौड़ा आकाश का एक घेरा पल भर में साफ हो गया, आवरण से रहित हो गया। ऊपर का नीला आसमान दिखाई देने लगा, क्योंकि आघात की लहर बाहर की ओर गूंजती हुई घाटी में एक प्रतिशोधी देवता की चीख की तरह गरज रही थी। हे दयालु प्रभु सोरोन, चौथे बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया और वे एक कदम पीछे लड़खड़ा गए। मोनिका लेविंस्की का नया कदम, अपनी छवि को फिर से संवारने की रणनीति। हर्ब्यूटी कार्दशियन परिवार की वो लड़ाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रैनबेरीज उसके वस्त्र बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, पसीना उसकी रीढ़ की हड्डी से बह रहा था, सदमे से उसके होंठ खुले रह गए, लेकिन कोई भी शब्द स्पष्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका दिमाग सुन्न हो गया था। ये उसने अंततः फुसफुसाते हुए कहा, आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, क्योंकि विस्मय और भय उसकी आवाज में घुल-मिल गए थे। अगर उसके मन में अब भी इस बात को लेकर कोई संदेह था कि वही आगामी द्वंद्व युद्ध हार सकता है, चाहे वह मामूली अंतर से ही क्यों न हो या किसी आकस्मिक चूक से ही क्यों न हो, तो वह विश्वास अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जो उसने अभी अभी देखा था उसके भार के नीचे चूर चूर हो गया था, क्योंकि अब उसके सामने जो खड़ा था वो अब कोई लड़का नहीं था, केवल एक राक्षस। म्यान तलवार के म्यान में सरकने की हल्की सी आवाज के साथ प्रदर्शन समाप्त हो गया, और जैसे ही गूंज फीकी पड़ी, चौथे बुजुर्ग ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, मानो कोई उत्साहित प्रशंसक किसी नायक को साकार होते देख रहा हो। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे रहने दो, ये तो कोई असली चुनौती ही नहीं थी। वेर ने बनावटी विनम्रता दिखाते हुए बड़े को हाथ से इशारा करके मना कर दिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सच्चाई बयां कर दी। वेर की आंखों में एक शांत संतुष्टि झलक रही थी जब उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने चेहरे पर एक छोटी सी लेकिन सबसे अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसने ये कर दिया था, अंततः उसने फाइनल स्लैश में महारत हासिल कर ली थी।
एक ऐसा कारनामा जिसने न केवल उसे एक योद्धा के रूप में और अधिक मजबूत बनाया, बल्कि आगामी लड़ाई का रुख भी नाटकीय रूप से उसके पक्ष में मोड़ दिया। ओह स्काईशेड, मुझे उम्मीद है कि तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक मैं इस खूबसूरत चीज का इस्तेमाल युद्ध में नहीं कर लेता। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर मैं दर्शकों के सामने अपनी असली ताकत भी न दिखा पाऊं, क्योंकि आप इतने कमजोर थे कि मुझसे ये क्षमता नहीं निकलवा सके। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस मुझे इतनी देर तक मनोरंजन दे दो कि मैं तुम्हें इससे खत्म कर सकूं। अंत में वेर ने कहा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई।